हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर उससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही आपको बताएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक नाव की धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के अनुकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर कितना है? 6 किमी प्रति घंटा है। धारा की अनुकूल गति क्या होती है? अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। किसकी बात कर रहा है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? DDS। और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर, प्रतिकूल की गति क्या होती है? V अप स्ट्रीम। अंतर कितना दिया है इनका? 6। अब आप सोच रहे हैं कि VD मतलब अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड ही क्यों किया? अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम कर सकता था। क्या होता है कि अप डाउन स्ट्रीम जो होती है वो ज़्यादा होती है अप स्ट्रीम की अपेक्षा, तभी तो नाव बहेगा पानी में। ठीक है, तो ये कितना है? किमी प्रति आवर। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि B बराबर कितना होता है? कितना होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, V अप स्ट्रीम बटा 2। V बराबर बोट की चाल कितनी होती है? शांत जल में नाव की चाल, यही तो होती है। ये कितना दिया है? 6 दिया है बटा 2। सॉरी, ये C बराबर होता है करंट की चाल। करंट की चाल C बराबर कितना होता है? ये तो आ गया हमारा कितना? 3 किलोमीटर प्रति आवर। C का मान हमें पता चल गया। आगे कह रहा है नाव 4 घंटे में P से Q तक डाउन स्ट्रीम, मतलब वो धारा की चाल में चल रही है तो 72 किमी यात्रा करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? V डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 72 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 18 किमी प्रति घंटा। कितनी हो गई? 18 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो अब क्या है कि VDS बराबर कितना होता है? V डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना होता है? B प्लस C। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जिधर धारा बह रही है उधर ही हमारी क्या बह रही है? नाव बह रही है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाती हैं। तो वही तुम्हारा क्या होता है? डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल। तो कितना है ये? 18 किमी प्रति घंटा। ठीक है, C का मान हमें पता चल गया, तो C का मान रख देते हैं। कितना है? 3 है, तो 18 किमी प्रति घंटा। सॉरी, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 15 किमी प्रति घंटा। B का मान पता चल गया, C का मान पता चल गया। पूछ रहा शांत जल में नाव की गति। शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? यही तो होगी B 15 किमी प्रति घंटा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए या फिर तरीका याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतना जो लिखा आप डायरेक्ट इतना करके 3 माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे, और ये 18 आता तो माइंड में ही आपके 15 आ जाता। ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताया। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप माइंड में कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करिए। जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही आपको बताता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे बताता है? क्वेश्चन इसलिए बताता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
कि हमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तो आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है हमारी। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, मूल्य करता है, और उस पर 20% की छूट देता है। यदि वो बाद में अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 75% अंकित मूल्य रखता है और उस पर भी 20% की छूट देता है, तो पहले का लाभ और बाद का लाभ का अंतर बताना है, मतलब परसेंटेज बताना है कि कितना ज्यादा है कितना कम। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, एक 50% अधिक अंकित करता है, दूसरी बार 75% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, मतलब जो एक सीपी पे वस्तु लाया होगा उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन के लिए क्या कह रहा है कि 50% अधिक वस्तु पर क्रय मूल्य से, मार्क प्राइस हमारा ये हो गया, क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस से 50%, 50% का मान कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, 50% का मान 1/2 होता है। तो 50% अधिक करता है, मतलब अगर सीपी का मान 2 होगा तो कितना, 50% अधिक मतलब एक अधिक करता होगा तो कितना होगा ये 3। फिर आगे कह रहा है उस पर 20% की छूट देता है। छूट किस पे दी जाती है हमेशा, मैंने आपको बताया है कि आप मॉल में जाइए तो आप छूट किस पे लेते हैं, जो उस पे प्राइस टैग लगा होता है उसी पे तो छूट लेते हैं आप। ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से पता है या दुकानदार से जाके पूछते होंगे कि भैया इस पे कितने की प्राइस है। आप जाते हो टी शर्ट या जो भी आइटम देखते हो उस पर देखते हैं प्राइस टैग लगा है, फिर वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि हाँ 20% की छूट है, 30% की छूट है, तो आप एमआरपी पे छूट लेते हो ना। तो हमारा एमआरपी हो गया, और छूट देने के बाद जो दुकानदार बेचता है उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। तो कितने की छूट दे रहा है, 20%। 20% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/5। मतलब अगर हमारी मार्क प्राइस 4 है तो 20% का छूट मतलब 1 की छूट देकर कितने के बेच रहा है वो, 4 पर। ठीक है, कितने पे बेच रहा है वो, 4 पर बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि मार्क प्राइस यहाँ पे मार्क प्राइस हमारी कितनी है, 3, और यहाँ पे हमारी मार्क प्राइस 5 है तो दोनों एक ही वस्तु के लिए ना मार्क प्राइस, हम तो अलग अलग वस्तु तो ले नहीं रहे हैं, एक ही वस्तु के लिए ले रहे हैं और एक ही कंडीशन है भी। तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस बराबर करते हैं। मार्क प्राइस बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा इधर करते हैं और 3 का गुणा इधर कर देते हैं, तभी तो बराबर होगा। 5 का गुणा इधर कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर 3 का गुणा किया, इधर कितने का करना पड़ेगा, 3 का। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया, यहाँ 15 रेशियो 10, यहाँ कितना है 15 रेशियो 12। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अब हम मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा 15 है दोनों जगह, सेलिंग प्राइस कितना है 12, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10। कितनी है 10। तो अगर आपको गलत लग रहा हो ये चीज़ें तो आप सीधा सीधा यहाँ देख लो ना, कितना परसेंट, 20% की छूट दे, 50% अधिक अंकित करता है, कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक अंकित है कि नहीं है, 10 का 50% कितना होगा, 5 होगा, तो 5 अधिक है कि नहीं है, अधिक है। ठीक है, और छूट कितने की दे रहा है, 20% की, यहाँ से आप देख सकते हो कि 20% की छूट है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन के लिए क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन के लिए कह रहा है यदि बाद में अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 75% अधिक अंकित करे। अगर वो 75% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 75% का मान कितना होता है, 3/4। मतलब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 4 होगी तो वो क्या करेगा, 3 अधिक अंकित करेगा। 75% मतलब क्या, 3। अब दूसरे कंडीशन दे रहा है 20% की छूट अभी भी देता है, छूट अभी भी 20% की है। ठीक है, तो छूट अगर
मार्क प्राइस हमारी छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस 20% छूट देता है, मतलब अगर 5 की वस्तु होगी तो वो 4 में बेचेगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि मार्क एक ही वस्तु की वाली बात हो रही है और एक ही कंडीशन के लिए। मार्क प्राइस यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 7, 5 का गुणा इधर करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, और 7 का गुणा इधर करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 7 पच्चे 35, 4 पंचे 20, कितना 4 पंचे 20, 7 पच्चे 35 और 7 चौका 28। तो यहाँ मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी आ गई, 35, सेलिंग प्राइस 28 और ये कितना हो गया, 20। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए बात हो रही है। अब ये भी सोचने की बात है कि एक वस्तु के लिए बात हो रही है। अगर एक वस्तु के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हमारा 10 है, लेकिन यहाँ 20 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना दोनों की, एक ही वस्तु की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस तो सेम है। तो हम क्या करते हैं, अगर इनके बीच प्रॉफिट और लॉस का जब रेशियो निकालना होगा या फिर देखना होगा कितनी प्रॉफिट हुई कितनी घाटा हुआ, तो हमको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस जो है सेम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम देख पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस हम क्या सेव करने के लिए, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो सब में करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या आ गई मार्क प्राइस, 30, 24 और 20। अब देखिए बराबर हो गया, यहाँ कॉस्ट प्राइस भी 20 है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 20 है। तो अब पूछ रहा है तो पहले का लाभ, पहले लाभ कितना हो रहा था हमें, यहाँ पे कितना लाभ हो रहा था, 4 का। अब बाद में कितना लाभ हुआ, 8 का। तो पहले का लाभ बाद के लाभ का कितना प्रतिशत है, तो पहले का लाभ और बाद के लाभ का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत, 4 दूनी 8, 50, कितना परसेंट है, 50%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में कि फिर इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में समान राशि का निवेश किया। पहली योजना में राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर और T वर्षों के लिए निवेश किया गया और प्राप्त ब्याज जो है 2000 रुपये। दूसरी योजना में राशि का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया और प्राप्त ब्याज इतना है। ठीक है, कोई एक अमाउंट है, ठीक है, कोई एक अमाउंट है जो 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जा है, किस पे, CI पे। पहले मैं ये कंडीशन आगे करने ले रहा हूँ, दूसरे कॉलम किसमें ज़्यादा दिया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट CI के लिए कितना है, CI वाला देखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। कितना टाइम कितना है, 2 साल। कितना है, 2 साल, 2 साल है टाइम। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले साल कितनी हो जाएगी, 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। तो P, और अगर मैं अमाउंट का रेशियो देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो पहले साल क्या होगी, 10 से 11 होगी। फिर दूसरे साल भी क्या होगी, 10 से 11 हो जाएगी। तो हमारी प्रिंसिपल कितनी है, 1000 से कितनी हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी, 121। हमें प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, मतलब हमारा हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21। 100 रुपये पे 21 रुपये मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसे x यूनिट मान लेते, 21 यूनिट मान लेते हैं। तो कितना दिया है, 1050।
ये भी हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ये भी हमारा इंटरेस्ट है 2 साल का, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 21 पंचे 105 मतलब 50। तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 5000। ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ही तो थी, ठीक है। कितनी हो गई हमारी, 5000। अब शुरू में देखिए कह रहा है कि पहली योजना में राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है। तो हम रख देते हैं मान, P का मान कितना आ गया, हमें मिल गया 5000, R का मान 5%, T का मान कितना है हमारा, नहीं दिया, यही पूछ रहा है, और 100 SI कितना दिया है, सिंपल प्राप्त ब्याज 2000 है। कितना है, 2000। सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 0, 1 से 2 0, 1 2 0, 25 अट्ठे 200। टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया 8 साल। टी का मान कितना आ गया, 8 साल। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये है, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं था, ये सिंपल ही था, बस आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पढ़िए आप लोग, पढ़िए जल्दी जल्दी। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है मोनिका अपनी मासिक वेतन का, मासिक मतलब मंथली इनकम का 20% बचाती है, और शेष वेतन में से वह अपनी माँ बहन को क्रमशः जो है 1/4 और आधा देती है। माँ को 1/4 देती है और बहन को आधा देती है, और बाकी वेतन पर अपनी कार की EMI के रूप में जमा करती है। यदि उसकी वार्षिक EMI 60,000 है तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना लेट उसकी मासिक वेतन कितनी थी, मंथली इनकम 100x कर लेते हैं, ठीक है। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 100 इसलिए माना है क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। आप मानने को 1000, 200 तो कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वो 20% क्या करती है, सेविंग करती है। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% होगा डायरेक्टली 20x। वो क्या करती है, सेव करती है, सेविंग करती, बचाती है। बचता है उसके पास कितना, रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, 80x। अब वो 80x का शेष वेतन से, 80x मतलब उसके पास रिमेनिंग बच गया, वही तो कह रहा है, शेष वेतन मतलब रिमेनिंग इनकम, ठीक है। अपनी माँ और बहन को देती है। माँ को कितना देती है, मदर को कितना देती है, 1/4। तो 80 का 1/4 कितना होता है, 20x। 1/4 कितना होता है, 20x। और फिर अपनी सिस्टर को देती है कितना, आधा देती है। मतलब जो है, ये नहीं कह रहा है कि बचने के बाद, यहाँ पे जो शेष वेतन है उसकी बात कर रहा है। अगर शेष वेतन का 80 है तो देखा जाए तो 1/4 कितनी होगी, 20, और आधा उसका कितना होगा, सिस्टर को देती है, तो आधा कितना होगा, 40x। अब 40x और 20x, 60x तो उसने खत्म कर दिया, ठीक है। अब बाकी उसके बाद बचा कितना, रिमेनिंग कितना बच गया, 20x। 20x वो क्या करती है, EMI पे देती है, EMI पे देती है। उसका 20x जो है मंथली का EMI पे जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि बाकी वेतन वह अपनी कार की EMI के रूप में जमा करती है, यदि उसकी वार्षिक EMI उसने दे रखा है। तो आप यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो 20x बराबर 60,000 दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 60,000 जो है वो सालाना जमा करती है, और ये जो 20x है ये क्या है, 100x क्या है, ये मंथली इनकम है इसकी। कितनी है, ये मंथली इनकम है इसकी। तो अगर सालाना इनकम देखी जाए तो कितनी होगी इसकी, या फिर सालाना EMI देखी जाए तब कितनी होगी। तो या तो इसको 1 साल में चेंज करके उसके बराबर दिखा दो, या फिर
इसको 1 महीने का निकाल लो। तो अगर ये 1 महीने का इतना है तो 1 साल का कितना होगा? 12 से अगर हम गुणा कर दें तो मन सालाना EMI पता चल जाएगी, जो कि कितनी है? 60,000। कितनी है? 60,000। तो 12 पंचे 60,000, कितना यहाँ आ गया? 5,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 500 बटा 2 मतलब कितना? 250। एक्स मान कितना आ गया? 250। तो उसकी मासिक वेतन पूछ रही है, तो मंथली इनकम कितनी थी? 100। मंथली मंथली इनकम कितनी होगी इसकी? मंथली इनकम कितनी होगी? 100x। एक्स का मान अब हमें पता हो गया, तो 100 इंटू 250 कितना हो जाएगा? 25,000। कितना? 25,000 रुपये। कौन सा सही है हमारा? ई लास्ट वाला। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, आप इसे पढ़िए, फिर वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर नहीं आता है या आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। और अभी आप गलतियाँ कर करके सीखेंगे तो वो माइंड में आपके रहती हैं। अगर आप सोचें कि वीडियो देख करके सॉल्व ना करें तो वो चीज़ें आप अभी तो याद रहेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। जब आप उस पर खर्च करते हो दिमाग अपना तो वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए और बी ने कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। मतलब ए और बी हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई व्यवसाय उसने शुरू किया है, ठीक है, साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस उन्हें स्टार्ट किया। तो कह रहा है ए का निवेश बी के निवेश का दुगना है। कह रहा है ए जो इन्वेस्ट करता है वो बी के इन्वेस्ट का 2 टाइम्स है। तो एक अन्य व्यक्ति सी है कोई, जो 4 महीने बाद पार्टनरशिप शामिल करता है, पार्टनरशिप में वो 4 महीने बाद आता है। तो 1 वर्ष के अंत में ए और सी का लाभ का हिस्सा बराबर है। तो बी के लाभ का हिस्सा और सी के लाभ के कितना प्रतिशत है? मतलब बी का लाभ जो है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सी के लाभ का कितना प्रतिशत है? ए है कोई, बी है। ए कह रहा है कि जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? बी से 2 टाइम्स है। बी के निवेश का दुगना है, बी से 2 टाइम्स है। अगर बी ए है तो ए कितना है? 2 है, ठीक है। आगे कह रहा है कोई सी है। अगर मैं इसे मान लूँ कि ये 1x है तो ये कितना होगा? 2x। कोई सी है जो 4 महीने बाद आता है, ठीक है। तो इन्होंने कितने कितने महीने काम किया? वर्ष के अंत की बात कर रहा है, बीच में तो निकल के कहीं गए नहीं। तो ये इन्होंने कितने महीने काम किया? 12 महीने। इसने भी कितना काम किया? 12 महीने। लेकिन सी जो है वो 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया तो उसने काम कितना किया? 8 महीने। लेकिन ये चीज कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में ए और सी का लाभ हिस्सा बराबर है। मतलब ए का लाभ हिस्सा और सी का लाभ हिस्सा बराबर है। टाइम का हमने गुणा कर दिया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का सेम सेम गुणा, साथ में गुणा कर दिया, ठीक है। तो अगर कह रहा है ए और सी का लाभ का हिस्सा बराबर है, तो लाभ के लिए हमने क्या बताया आपको कि प्रॉफिट का जो रेशियो हम देखते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई जो होता है वो उसी अनुपात में तो हम बांटते हैं, ठीक है। अगर जो ये रेशियो आएगी वही ये भी आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगर टाइम फिक्स कर दिया तो ये 12 दुना 24 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? प्रॉफिट का रेशियो किस में बांटेंगे? यहाँ कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, एक्स। तो कह रहा है ए और सी का मान बराबर है। तो 24 यहाँ भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 8 महीने के लिए आया है। तो इसको हम कितना रखना पड़ेगा अमाउंट हमें? 3x, तभी तो 24 होगी हमारी यहाँ 24x। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो 12 दुना 24, 2x, 1x एंड 2x। देखा जाए तो ए और सी का लाभ प्रॉफिट का जो रेशियो है बराबर है कि नहीं है? यहाँ तो हिस्सा भी बराबर होगा। तो अब क्या कह रहा है? बी के लाभ का हिस्सा, बी का लाभ का हिस्सा कौन सा है? ये
सी के लाभ का हिस्सा, सी का ये इंटू 100, प्रॉफिट की बात हो रही है, बी का सी का प्रॉफिट कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो बी का कितना है एक्स, सी का कितना है 2x इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया परसेंटेज में 50, कितना हो गया 50%। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हार्ड नहीं था, बस समझने की देरी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए आप। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है आधार के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, आधार का व्यास कितना होता है d, और ऊंचाई का रेशियो कितना दे रखा है 2 और 3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 2x और 3x है ये। ठीक है, ये कितना है 2x और 3x है, तो r का मान क्या होता है d/2 ही तो होता है, व्यास का आधा। तो व्यास अगर 2x है तो r का मान कितना होगा x होगा। ठीक है, r का मान x, ऊंचाई इतनी। आगे कह रहा है यदि बेलन का अनुमानित आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है v बराबर कितना होता है पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। लेकिन वो दे कितना रखा है, उसने बोला है 32 34.01। तो अनुमानित 0.1 का इसको हम हटा देते हैं, हम अनुमानित मान लेते हैं 32 कितना है 34 है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7 रख देते हैं। r का मान कितना है x, तो क्या है r स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। h का मान 3x है, रख दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 से 23, 3 8 24। ठीक है, और फिर 11 से, 11 दूना 22, 11 9 99, 11 88, फिर 2 से 49, ये 7 क्या होगा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक एक्स, एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 7 गुणित 49, कितना आ गया 7 गुणित 49, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। एक्स का मान हमें मिल गया, तो अब हम बता सकते हैं कि आर हमारी कितनी है, आर का मान 7 हो गया क्योंकि आर बराबर एक्स था। और ऊंचाई कितनी हो गई 7 3 21। ठीक है, कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गई। तो बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है, तो बेलन की त्रिज्या तो यही हुई भाई, आर ही तो हुई है। बेलन की त्रिज्या कितनी हुई, यही जो कि एक्स आया था यही। तो कौन सा सही है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन में आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई गलती नहीं। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ लिया होगा आपने, आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन, ये चीजें यही मैं कह रहा था। ये ए एंड बी, बी की दक्षता ए की दक्षता से, मतलब बी की इफिशिएंसी ए की इफिशिएंसी से 2 गुना अधिक है। अगर ए की इफिशिएंसी 1 हो गई तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी। अब काफी बच्चे जो है वो कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, जबकि ये क्या है हमारा सही नहीं है, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे। ये हमारा 2 सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है 2 टाइम्स अधिक है, मतलब 1 गुना तो वो जो भी था 1 गुना था ही, लेकिन 2 टाइम्स वो अधिक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये बी का मान 3 होगा। ये ध्यान देना है कि मोर देन इफिशियंसी, 2 टाइम्स मोर देन।
2 टाइम्स मोर देन, अगर वो 1 था तो 2 टाइम्स और अधिक, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यही मैं समझाना चाह रहा था। ये क्या हमारी इफिशियंसी आ गई, दिया है इसने। कह रहा है दोनों ने बारी बारी से काम शुरू किया। बी से शुरू करते हैं, तो अगर बी से शुरू करते हैं तो पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, मतलब 100 टाइम्स आगे आगे ये करते जाएंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है 3, ए की इफिशियंसी कितनी है 1, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 डे में कितना काम करेंगे। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ये 2 डे में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। इफिशियंसी मतलब क्या होती है, पर डे का वर्क होता है। किसी की इफिशियंसी क्या होती है कि पर डे, पर मिनट, पर आवर का वर्क दिया था, लेकिन यहाँ पे डे दिया है तो पर डे का वर्क हो गया, इनका इफिशियंसी यही होती है ना। तो कह रहा है कि कुल 37 दिनों में कार्य पूरा किया जाता है। ठीक है, अगर 2 डे में 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं ये, 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं 4 काम, टोटल कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 37 दिन तक हमें काम कराना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 दिन में इतना काम कर रहे हैं तो उसके पहले ले जाते हैं। जैसे हम अगर 19 का गुणा कर दें तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 2 दिन दे रहा है। अगर मैं 19 का गुणा कर दूं इसमें तो ये क्या हो जाएगा 38 दिन का काम निकल आएगा। तो हमें आगे नहीं ले जाना है, 37 दिन ही तो काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 से अगर गुणा कर दें तो 36 दिन का काम निकल जाएगा हमें, 36 दिन का काम। तो अगर ये 36, अगर 18 का गुणा इधर कर रहे हैं तो 18 का गुणा तो इधर भी तो करना पड़ेगा हमें। तो 18 चौका 72 काम कर दिया इन्होंने। कितना कार्य किया 18 चौका 72, लेकिन कह रहा है 37 दिन, तभी 36 दिन, एक दिन और काम करना है। तो एक दिन और काम करना है हमें, तो एक दिन कौन काम करेगा, क्योंकि अब ए पे एंड होता था, बी स्टार्ट किया तो ए पे एंड, अब किसकी बारी है बी की। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो टोटल 37 दिन में कितने काम हो गए, 37 दिन में कितने काम हो गए 75 कार्य हो गया। कितना काम हो गया 75 कार्य हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि सी अकेला वही कार्य 50 दिनों में पूरा करता है और 75 काम ए बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 37 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क ही तो हुआ 37 दिन में। 37 दिन में जो कार्य हुआ वही टोटल वर्क हुआ। ये क्या हमारा टोटल वर्क है, ये क्या हमारा टोटल वर्क है। कह रहा है कि सी 50 दिन में करता है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी। सी की इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क 75, टोटल वर्क अपॉन टाइम 50, तो कितना हो जाएगा ये 50 डेढ़ 75, इफिशियंसी कितनी आई 3/2 या उतनी 1.5 कह सकते हो। तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और सी मिलके, ठीक है, ए प्लस सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कंप्लीट वर्क टाइम, टाइम कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 75 है, अगर इनकी इफिशियंसी से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा। सी की इफिशियंसी 1.5 और किसकी कह रहा है ए की इफिशियंसी एक, तो कितनी हो जाएगी 2.5, दोनों की इफिशियंसी मिला कितनी 1.5 इसकी एक इसकी 2.5, तो कितने टाइम में पूरा करेंगे 25 × 75 मतलब 30 डे में। कितने दिन में 30 दिन में। कौन सा आंसर सही है हमारा 30 डेज में। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 7 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 मेल हैं 6 फीमेल मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो कोई काम है हमारा, मान लेते हैं, जिसमें 7 मेल, पुरुष को हमने मेल मान लिया, और 6 फीमेल, मतलब एफ मान लिया। किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई एक काम है, मतलब ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्योंकि टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी से गुणा करते हैं। तो अगर एक की इफिशियंसी, एक मेल की इफिशियंसी एम मान लिया हमने, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7m, और एक फीमेल की एफ, तो 6 फीमेल की कितनी हो जाएगी, 6f। तो ये टाइम से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक महिला, मतलब मेल और फीमेल जितना काम करती है वह एक पुरुष के एक दिन के काम का आधा होता है। मतलब ये एक दिन के काम का बात कर रहा है, एक दिन का काम मतलब उसकी इफिशियंसी की बात कर रही है। ठीक है, अगर किसी के 1 मिनट या 1 घंटे या 1 मिनट, 1 दिन की बात की जाए, तो मतलब वो क्या कर रहा है, बात उसकी इफिशियंसी की कर रहा है। तो कह रहा है कि एक महिला एक दिन में जितना काम करती है, मान लीजिए महिला एक दिन में एक काम करती है, तो पुरुष उसका आधा करता है। मतलब अगर पुरुष 2 कर रहा होगा तभी तो महिला एक आधा, मतलब 1 कर रही है। ठीक है, तो इनका क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, तो 1। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये 2x है हमारा, 1x मान लिया हमने। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे कह रहा है कि यदि 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम शुरू करते हैं, 8 मेल, मेल मतलब पुरुष, और कितना, 4 फीमेल, काम शुरू कर दिया उन्होंने। और कितने दिनों तक, 3 दिन, 3 दिन तक काम किया। फिर चार, उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद 4 पुरुष काम छोड़ के चले गए। 4 पुरुष काम छोड़ के चले गए, तो अब पुरुष बचे कितने, 4, 8 थे पहले, अब कितने बच गए, 4 बच गए। और 4 नई महिलाएं आ गई, मतलब पहले फीमेल कितनी थी, 4, अब 8 हो गई, 4 और आ गई, तो मतलब 8 हो गई। तो शामिल हो गई, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो कितने दिनों में पूरा होगा शेष काम, तो हमें पता नहीं है। तो हमने मान लिया शेष काम जो है T दिनों में पूरा हो गया। अब मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, काम वही था, मतलब ये टोटल वर्क अब कंप्लीट हो गया। ये भी टोटल वर्क हुआ, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे, टोटल वर्क टोटल वर्क। तो कितना, 7m प्लस 6f इंटू 8 इक्वल टू 8m प्लस 4f इंटू 3 प्लस 4m प्लस 8f इंटू टी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 सते 56m, 8 छंग 48f, और इधर कितना होगा, 8 त्रिक 24m प्लस 4 तें 12f। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि t है तो t का मान हमें चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4m प्लस 8f। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, ये 32 हो जाएगा। 32m, 24 32 कितना होता है, 56 ही तो होता है। और इधर कितना हो जाएगा, ये 36f। इधर कितना बच गया, 4m 8f। यहाँ टाइम है, तो यहाँ पे टाइम डेट रख दिया। अब रख देते हैं, तो m बराबर कितना, 2x, 2x रखेंगे, तो 32 गुणित 2x प्लस 36 गुणित x, f का मान कितना है, x रख दिया। तो 4, m का मान 2x, 2x रख दिया। ठीक है, और प्लस f का मान कितना है, x है, तो x रख दिया, 8x हो गया इंटू टी। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2x है। तो 32 दुना 64 और 36 कितना होगा, 64 और 36 कितना होगा, 100x। और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24, 24x, और यहाँ t।
यहाँ क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 से कटेगा 25, 4 छंग 24, तो टी का मान कितना आ गया हमारा यहाँ, देख लेते हैं टी का मान कितना, टी आ गया 25/6। तो कितना होगा ये, 6 चौक 24, 10 6 6 चौक 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होगा यहाँ, ठीक है। 16 होगा तो 4 यहाँ आएगा, ठीक है। अगर काटा 4 से तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, तो ये कितना आएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया ये 6.25 डे, कितना आ गया 6.25 डे। मिटा देता हूँ मैं इसको, सही सही लिख देता हूँ। यहाँ कितना आया 16x आ गया, तो 4 से वो काटा तो कितना एक्स एक्स काटा था 4, ये तो यहाँ कितना आया था 25/4, मतलब 6 चौक 24.25 डे, ठीक है। कौन सा आंसर सही है हमारा, डी। तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने इतना लंबा कैलकुलेशन इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ सके। जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये पॉइंट 3 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा। मुझे करना हो अगर तो मैं 3 पॉइंट में से ख़त्म कर सकता हूँ, ये चीज़ आप भी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस में लाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और आधा कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो आप इसे पहले पढ़िए। मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस से हर काम संभव है। जिसको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो गलत सोचता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको हर चीज़ें हार्ड लगती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो चीज़ें धीरे धीरे सिंपल लगने लगती है। उसके लिए आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो कहते हैं ना, प्रयास से खतरा भी खेल लगने लगता है। इसलिए मैंने अपने पहले ही सामने ही लिख रखा है कि कोई भी काम जो है प्रयास करने से खतरा भी खेल लगने लगता है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है 30 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कोई 30 लीटर का मिक्सचर है, कोई 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। 2:1 का रेशियो है, मतलब मिल्क कितना होगा, 3 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10। तो 10 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। अब 20 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। 20 लीटर मिल्क होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि मिश्रण से 15 लीटर निकाल लिया जाता है। अगर 15 लीटर निकाल लिया जाए मिक्सचर, 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, तो अब भी रेशियो क्या रहेगा हमारा, 2:1 का ही रहेगा। मतलब बचा कितना, 15 का बचा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 लीटर क्या मिल्क रहेगा हमारा, और 5 लीटर वाटर रहेगा। क्योंकि 15 निकाल लिया गया तो 2:1 के रेशियो में तो निकला होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उतनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाता है। अब क्या हो गया, शुद्ध दूध मिला दिया हमने, कितना 15 लीटर निकाला था, 15 लीटर। अब क्या होगा, ये 25 लीटर क्या हो गया हमारा, मिल्क हो गया। ये मिल्क का है तो मिल्क हो गया। अब वाटर कितना है, अभी भी 5 है, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 5 और 1 का। अब रेशियो कितना है, 5:1 का, ठीक है। आगे कह रहा है कि आगे भी क्या क्या एक प्रक्रिया एक बार और फिर दोहराई जाती है। मतलब कि 15 लीटर फिर निकाल लिया गया, तो 30 लीटर में से 15 लीटर निकाल लिया गया, तो मिल्क एंड रेशियो वाटर का रेशियो अभी भी कितना होगा, 5 और 1 का ही होगा। तो मिक्सचर कितना बचा, 15 लीटर अगर मिक्सचर निकाल लिया गया
तो मिक्सचर बचा कितना अब यहाँ? 15 लीटर ही तो बचा, टोटल 30 लीटर था। तो 6 यूनिट बराबर 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 दूनी 12, 5 30, 2.5। तो यहाँ इसका मान, मिल्क का मान कितना हो गया? 5 दूनी 10 दूनी 12, 12.5 ml क्या हो गया हमारा? मिल्क हो गया यहाँ। और 2.5 ml क्या हो गया हमारा? वाटर हो गया। ml नहीं है, लीटर में है, ठीक है, लीटर। तो 2.5 लीटर में क्या हो गया? वाटर हो गया यहाँ। कितना हो गया ये? हम लिख देता हूँ 5 अनुपात मिल्क एंड वाटर की आगे की बात हो रही। वाटर कितना है? 5 1। मिल्क कितना हमारा यहाँ बचा? 12.5 लीटर है। और वाटर कितना है? 2.5 लीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक बार मतलब प्रक्रिया दोहरा रहा है, तो मतलब 15 लीटर फिर क्या मिला रहा है? ये क्या मिला रहा है? 15 लीटर क्या मिला रहा है? मिल्क ही मिला रहा है। तो मिल्क मिलाने पे बाद कितना हो गया? 27.5 लीटर हो गया है। और वाटर अभी भी कितना ही है? 2.5 लीटर ही, क्योंकि वाटर तो मिला नहीं रहे हैं। ठीक है। तो मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो कितना आ गया? ये। तो पूछ रहा है कि दूध और मिश्रण के पानी का अनुपात क्या होगा। इतने के बाद ये अनुपात पूछ रहा है। तो मिल्क हमारा ये है, वाटर हमारा ये है, तो रेशियो कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? काट देते हैं। तो दशमलव से दशमलव दोनों तरफ गायब हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 11। इधर कितना? 1। तो मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो कितना आ गया हमारा? 11/1। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 11/1। कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये मैंने बताया कितना? प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस में समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या कह रहा है। तो जो चीज़ें कह रहा है वो चीज़ें आप करते जाओ, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि मिक्सचर कितना है और निकाल कितना रहा है। मिक्सचर हमारा कितना है? 30 है। और निकाल कितना रहा है? सॉरी, मिक्सचर हमारा टोटल कितना है? 30। और निकाल कितना रहा है? 15। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 1/2 का। तो अब हमें ये देखना है कि हम निकालने के बाद मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं कि दूध मिला रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हम हर बार जो है मिल्क मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, ना कि पानी। तो पानी का मान क्या है? वो जो पहले था और वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है, ठीक है। तो 30 लीटर शुरू में हमारा क्या था? मिक्सचर था। मिक्सचर कितना था? 30 लीटर, जिसमें मिल्क एंड वाटर कितना था? तो मिल्क हमारा था 2, वाटर हमारा था 1। तो 30 लीटर 3 यूनिट बराबर 30 था। तो 10 लीटर हमारा क्या था? वाटर था। और यहाँ कितना था? 20 लीटर मिल्क था। ठीक है, मिल्क था 20 लीटर लिखते, ठीक, 20 लीटर हमारा मिल्क था। तो ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं, वो जो नहीं चेंज होती, मतलब कहने का जो हम नहीं मिलाते हैं। यहाँ पे तो हम दूध मिला रहे हैं, तो ये जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे वो पानी के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी तो उतना ही है और दिन ब दिन कम होती जा रही है। मिक्सचर मिलाने के बाद, निकालने के बाद, मिलाने के बाद, निकालने के बाद कम होती जा रही है। तो क्या हो रही है? पहले हमारी मिक्सचर टोटल कितनी थी? 15 निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है कि पहले हमारी वाटर कितनी थी? वाटर 10 थी। तो क्या किया उसने? 2 में से 1 निकाल लिया। कि रेशियो क्या है कि 15 निकाल रहा है, 30 में से 15 निकाल रहा है, तो रेशियो क्या आ गई हमारी? इतनी। और फिर कितनी बार दोबारा प्रक्रिया कर रहा है? एक बार निकाला तो इतना वाटर बचा, और जब दोबारा निकाला तो कितना बचा? फिर से 1/2, क्योंकि 15 मिक्सचर निकाल लिया, फिर 15 डाल दिया दूध को, तो हमारा क्या बच गया? फिर 1/2 का रेशियो हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा? 10/4। तो 10/4 का मान कितना होता है? 2.5। फाइनल में हमारा ये वाटर कितना बच गया? फाइनल में हमारा वाटर कितना बच गया? कितना लीटर? तो मिल्क हमारा कितना होगा?
क्योंकि हमेशा जो है वो 30 लीटर बना हुआ है, क्योंकि 15 लीटर अगर मिक्सचर निकाल रहा है तो 15 लीटर दूध मिला रहा है, तब भी मिक्सचर हमारा कितना है, 30 लीटर ही है। तो 30 लीटर में अगर 2.5 लीटर मिल्क है, वाटर है, तो मिल्क कितना हो गया हमारा, 27.5 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया हमारा, 27.5 इंटू 2.5, कैंसिल करेंगे तो 11.1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ें समझने के लिए पहले आपको बेसिक्स आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जितना आप आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए ध्यान से आप लोग इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य अपने पुराने मूल्य का, अंकित मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस न्यू एंड ओल्ड की बात चल रही है। न्यू मतलब एन लिख दिया, अब मार्क प्राइस ओल्ड की मतलब ओ लिख दिया, ओल्ड की बात। कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है। 20% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/5। अगर हमारा ओल्ड 5 था तो न्यू कितना हो जाएगा, 6। कह रहा है और बिना कोई छूट दिए बेचता है, मतलब हमारी न्यू जो मार्क प्राइस है वही हमारी क्या होगी, एसपी भी होगी, क्योंकि उसी पे बेच रहा है, तो एसपी भी हमारी क्या होगी, यही होगी। तो आगे कह रहा है उसे क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है, क्रय पर। तो एसपी का मान एंड सीपी का अनुपात क्या आ जाएगा, 44 मतलब 4/25, 4/25, 44 का मान कितना होगा, 44/100 ही तो होगा। तो 4 से काट दो तो 4/25। ठीक है, 25 पे 4, 44 मतलब 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितने पर है, 29 पे। ठीक है, बिना छूट के बेच रहा है, 25 4 29। सॉरी सॉरी सॉरी, 11 से 4 से कर रहे हैं तो 11 आएगा ना हमारा, कितना आएगा, ये 11 आएगा। तो 25 का सामान कितने में बेच रहा है, 36 में। 4 से काटेंगे तो 11 आएगा, यहाँ 25 आएगी, तो कितने पे बेच रहा है, 36 पे। ठीक है, ये भी हमारी एसपी, ये भी हमारी एसपी, क्योंकि ये छूट तो दे नहीं रहा है न्यू प्राइस पे, तो ये भी हमारी एसपी है, ये भी एसपी है। तो ये क्या होंगे, अलग अलग हैं, तो इनको क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 36 30, 36 25। तो हम क्या करते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं। तो मार्क प्राइस न्यू कह लीजिए या एसपी कह लीजिए, बात वही है। मार्क प्राइस न्यू कहिए या फिर एसपी, क्योंकि छूट नहीं दे रहा, बेच भी से रहा, तो एसपी है। तो मार्क प्राइस ओल्ड एंड सीपी की रेशियो कितनी आ गई, 36। ठीक है, 36 और मार्क प्राइस ओल्ड 30, ये कितना, 25। ये एक हो गया। आगे कह रहा है कि यदि वही दुकानदार वस्तु को पुराने अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। हाँ, ये सेकंड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन। कह रहा है कि 25% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस न्यू अनमार्क प्राइस ओल्ड। 25% अधिक अंकित, 25% का मान कितना होता है, 1/4, तो मतलब 5 अधिक अंकित करता है। अब बिना छूट दिए बेचता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस भी हमारी यही हुई, तो उसे 375 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 375 रुपए का लाभ होता है। तो देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, पुराने अंकित प्राइस की बात कर रहा है। तो पुराना अंकित प्राइस कितना है हमारा, यहाँ पे तो 30 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 30 है,
तो यहाँ पे 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। तो हम क्या करते हैं, 60 बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या करना है, इनको बराबर करना है, तो इधर 2 का गुणा कर देते हैं, 60 हो जाएगा, इधर 15 का गुणा कर देते हैं, तब ये 60 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनको बराबर करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ 15 का गुणा इधर कर दिया, 15 का गुणा इधर कर दिया। तो इधर 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना, तो 2 सब में गुणा करना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है कि हमको क्या करना है, मार्क प्राइस बराबर करनी है ओल्ड वाला, क्योंकि ओल्ड से ही तो बात हो रही है, ओल्ड से ही तो इंक्रीज कर रहा है ये। तो यहाँ कितनी आ गई, 72, 60, और कास्ट प्राइस हमारी कितनी थी यहाँ, 50। यहाँ कितनी आ गई हमारी, 75, 60। अब हमारी क्या हो गई, मार्क प्राइस ओल्ड बराबर है। तो एक ही वस्तु की बात हो रही, तो कॉस्ट प्राइस भी तुम्हारी कितनी होगी, सेम ही होगी। तो जो कॉस्ट प्राइस पुरानी थी वो भी कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, नई होगी, क्योंकि सेम की बात कर रहा है कि एक ही वस्तु के लिए तो जो खरीद के लाया होगा उसी को कम ज्यादा कर रहा है ना। पहले मार्क प्राइस बढ़ाई होगी, फिर उसने फिर बढ़ाई, ओल्ड और न्यू की बात कर रहा है, तो मार्क प्राइस हमारी क्या होगी, सेम वही होगी। तो कह रहा है कि उसे 375 रुपए का, उसे 375 का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है इसको, ठीक है, कह रहा है कि बिना छूट के बेचाता है तो उसे 375 रुपए का लाभ होता है। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, देखा जाए तो 25 का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, 25 का। सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है कि दुकानदार पुराने मौखिक मूल्य 25% अधिक का कर और बिना छूट के बेचता है तो 375 का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 25 यूनिट का, लेकिन वो कह रहा है कि 375 रुपए का लाभ हो रुपए में। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 4 3 12 3 15, कितना, एक यूनिट का मान 15 है। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो चाहे जिसमें रख लीजिए। तो सीपी कितना होगा, एक यूनिट का मान 15, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, 15 25 75, 750, कितना हो जाएगा, 750। कौन सा सही है हमारा, ये। तो एक दो कंडीशन दे रखी थी, पहला और दूसरा, ठीक है, दो कंडीशन उसने दे रखी थी, पहला और दूसरा, दोनों के क्या किया हमने, मर्ज किया, सॉल्व किया। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी तो आप भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रहोगे, कि देखोगे सर का वीडियो आ गया तो हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।